जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। और ये क्लास आपकी जो है आज की क्लास में हम जो है क्लास 8 की जो है साइंस को कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास 8 की साइंस जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी के जितना भी सार संग्रह है वो आज की क्लास में करवाया जाएगा। और इसी को जो है हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे विज्ञान क्लास 8 की। ठीक है, क्लास 8 का विज्ञान का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके जो है आज महत्व क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहला क्वेश्चन है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर समानतः दो भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। ठीक है, इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। ये बात आप, खरीफ की जो फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, ये तो गलत है। मतलब यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु में ही नहीं बोई जाती, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर रबी की फसलें शीत ऋतु में, ये जो खरीफ की फसलें बसंत ऋतु में बोई जाती है लगभग, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, तो ये आपके एकदम सही है। अभी इस टाइम पे शीत ऋतु चल रहा है और रबी की फसल का मौसम है। आप देखते होंगे दिसंबर जनवरी में जो है गेहूं की बुआई की जाती है। ठीक है, केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु जून से सितंबर में बोई जाती है, ना कि ग्रीष्म ऋतु में, याद रखेगा। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो है जब बारिश होती है ये जो है जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जैविक खाद के उपयोग से, एकदम सही है। फिर इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, ये बात भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये बात भी सही है। जब हम जैविक खाद डालते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे जो है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पैदा हो जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जहां एक तरफ जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और जल स्रोत दूषण के स्रोत भी बनते हैं। इसलिए रसायनों का उपयोग जो है कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के रूप में भी किया जाता है। 2,4-D खरपतवार नाशी का एक उदाहरण है। इन सभी रसायनों की उपस्थिति सम्मिलित रूप से मृदा में रसायनों की मात्रा को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? मेढक, मछली, सर्प, इनमें से कोई नहीं। ये जो मछली का जो तेल होता है ना, मछली के प्राप्त किया जाता है, याद रखें। मछली का जो यकृत होता है, लीवर होता है, उससे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, कॉड लीवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है। इसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसमें अन्य कई पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान करें। तो सिंचाई में सबसे अच्छी कौन सी सिंचाई मानी जाती है? ड्रिप सिंचाई, याद रखें। ड्रिप सिंचाई जो है, ड्रिप सिंचाई में जल बूंद बूंद कर पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका होता है। ड्रिप विधि इसी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। और ड्रिप विधि में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खरपतवार के सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं जीव बनने से पहले का होता है। ऐसा नहीं, जब भी पौधे के में जो है खरपतवार आता है हमें उसे नष्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है, ये भी बात सही है।
तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन में बीज बनने के पहले होता है, जिसकी वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः उग नहीं पाते। बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाएगा तो कुछ बीज जो है मिट्टी में मिलकर पुनः वृद्धि कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 की क्लास एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पूरा सार संग्रह है, याद रखिए। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस से विषाणु वायरस होते हैं। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होते हैं। अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। उसमें बताना कौन कौन से सही है। उपरोक्त कथन में से कौन से सही है? ये जो 1 और 3 सही है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा गलत है। आप देख सकते हो जो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए है ये विषाणुओं द्वारा होते हैं, एकदम सही है। टाइफाइड और खसरा जो है ये आपका जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये गलत है। ये भी आपको विषाणुओं के द्वारा होता है। अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये बात अब एकदम सही है। खसरा और जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एंड अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जानवरों में गाय के खुर व मुंह का रोग भी विषाणुओं के द्वारा होता है। आप यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं रोग, इनको आप देख सकते हैं। खसरा जो है विषाणु के द्वारा होता है और ये वायु के से फैलता है। फिर चिकन पॉक्स विषाणु द्वारा फैलता है और ये वायु सीधा संपर्क में आने से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पोलियो। पोलियो जो विषाणु से फैलता है, विषाणु इसके रोग कारक होता है और वायु जल दोनों से ये फैलता है पोलियो। हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो ये भी आपको विषाणु से फैलता है और ये जल से, इसका संचरण का तरीका है जल। यह रोग जो है ये जो है जीवाणुओं से फैलता है और ये इसका वाहक होता है वायु। हैजा की बात करेंगे तो जीवाणु, जल और भोजन से फैलता है। टाइफाइड जो है जीवाणु से फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा, और जल, संक्रमित जल या दूषित जल पीने से होता है। मलेरिया की बात करें प्रोटोजोआ और ये मच्छरों के काटने से होता है। अतिसार की बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ से होता है अतिसार भी, और ये दूषित जल से होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो इसमें जो कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। शैवाल स्पाइरोगाइरा ये आपका एकदम सही है। फिर प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोस ये गलत है, ये आपका गलत है। प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ के जो होते हैं अमीबा और पैरामीशियम होता है, याद रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम ये सब होते हैं। फिर कवक की बात करेंगे तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड ये भी सही है। ये आपको ब्रेड वगैरह में ज्यादा लग जाता है, इसलिए 1 और 3 इसका सही है, बी ऑप्शन। सूक्ष्म जीवों में स्पाइरोगारा और क्लेमाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है। प्रोटोजोआ के समान उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक के उदाहरण है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, इसे बताना है। जीवाणु, कवक, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है जीवाणुओं की आवश्यकता पड़ती है, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध में जन्म कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर जो चीज होती है, आचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायक होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर, ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। ये जो है CO2 उत्पादित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। किंडवन किंडवन की बात करेंगे तो किंडवन की जो आविष्कार और आविष्कारकर्ता, तो किंडवन का जो आविष्कार करते थे, खोज करते थे, वो थे लुई पाश्चर। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच। इसके हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है। तो A3B4 C2 ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग और रोगवाहक। हैजा जो है किससे होता है? हैजा आपका कौन से सही सुमेलित है ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित है? हैजा घरेलू मक्खी, ये आपका सही है। ठीक है। हैजा आपको जो है घरेलू मक्खी से फैलता है, ये आपका सही है। फिर है मलेरिया मादा एडीज मच्छर, नहीं मादा एडीज से नहीं, मादा एनाफ्लिज से होता है। ठीक है। तो इसलिए गलत हो जाएगा। डेंगू मादा एनाफ्लिज, ये भी गलत है। इसमें केवल एक सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा एनाफ्लिज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है, याद रखिएगा। और मादा एनाफ्लिज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी, और मादा एडीज मच्छर डेंगू, याद रखिएगा। मादा एडीज ये दोनों आपस में गलत हुए हैं। डेंगू जो है मादा एडीज हो जाएगा और मलेरिया मादा एनाफ्लिज हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और आप हमारे जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो एक तरफ दिए हुए पादप रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव। नींबू कैंकर जो रोग है ये किसकी कमी से होता है ये बताना है। नींबू कैंकर रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है, ये आपका एकदम सही है। फिर गेहूं की रस्ट जो है कवकों के द्वारा होता है, इसका मेन कारक होता है कवक, ये भी सही है। भिंडी की पीत, तो भिंडी का पीलापन होता है विषाणुओं के द्वारा, ये भी आपका सही है। तीनों सही सुमेलित हैं, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1 2 3। अगला है पादप रोग और सूक्ष्म जीव संचरण का तरीका। नींबू कैंकर तो ये जीवाणु वायु के द्वारा होते हैं। गेहूं की रस्ट कवक वायु एवं बीज के द्वारा होता है। भिंडी की पीत विषाणु कीट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है, एकदम सही है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 केवल 2। इसका जो है ओनली जो है केवल 1 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार इसका राइट आंसर। ये दोनों सही है, इसके जो है राइट आंसर दोनों सही है। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। देखते हैं कैसे। ये भी सही बताया है। ठीक है। एक और 2 सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सही है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग क्या होता है? नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। उदाहरणतः नमक, खाद्य तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए तथा चीनी को उपयोग जैम, जेली एवं स्क्वैश आदि परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। पाश्चरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। ये बात आप एकदम सही कर रहे हैं, मतलब एकदम सही होता है क्योंकि पहले इसे ऑलरेडी गर्म किया जा चुका होता है। दूध को पाश्चरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही है, केवल एक। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन पाश्चरीकृत करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। 15 से 30 मिनट नहीं, जबकि 15 से 30 सेकेंड।
और फिर एक एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया की खोज कौन कर किया था? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पाश्चुरीकरण प्रक्रिया को खोज किया था। इनके नाम पर ही प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है? यह तो आपका सही है। फिर पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्रदान प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। ये भी सही है। कुछ विशिष्ट पौधे तथा जंतु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। ये गलत है, होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी सब सही लग रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इसके आंसर। यही सही है, बाकी ए बी से तीनों सही है। ठीक है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम, नील हरे शैवाल कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। पौधे देखिए यहाँ पे इससे नाइट्रोजन चक्र फक्सल चक्र से TRE 1 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। पौधे में इन यौगिकों का अवशोषण करके प्रोटीन व अन्य यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, जिसका उपयोग पौधों पर निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और कवकों द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसका उपयोग पौधे पुनः करते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण में कुछ विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है और नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक होता है, संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया और अब हम जो थर्ड चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। ठीक, ये आपका आ गया थर्ड चैप्टर, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और ये जो है क्लास है आप 8th क्लास की NCERT। जो टोटल जितने भी कोई चैप्टर है क्लास 8 में सभी को कंबाइन करके और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है यहाँ पे समाहित किया गया है और एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे चैप्टर का, निम्न पर विचार कीजिए। कपास, पेट, प्लास्टिक। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है आप सभी को पता है कि जो ये आपको कपास होता है, कपास से तो ये आपको प्राकृतिक होता है। पेट और प्लास्टिक, प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं होता, ना पेट होता है। केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। रेयान, रेयान जो है यह एक कृत्रिम रेशा कहलाता है। नायलॉन, टेरिलीन, एक्रिलिक। इसमें बताना है कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो जो रेयान होता है आपको, रेयान जो है यह कृत्रिम रेशा कहलाता है। 1 और 2 हो जाएगा। फिर नायलॉन की बात करेंगे तो इसका उपयोग जो है इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। B का 1 हो जाएगा। फिर टेरिलीन की बात करेंगे तो टेरिलीन आपका जो है यह एक पॉलिस्टर होता है। और एक्रिलिक इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। एक्रिलिक। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा A2B1। A2B1 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेयान, नायलॉन, टेरिलीन और एक्रिलिक सभी जो है संश्लेषित रेशे हैं। रेयान कृत्रिम रेशा कहलाता है। इसमें जो है इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम में सस्ता होता है, जो रेशम होता है उससे ये सस्ता होता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रबलता के मामले में एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर रेशे से निर्मित कपड़े पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और एक्रिलिक का उपयोग ऊन, स्वेटर, शॉल तथा कंबल बनाने में किया जाता है। इससे बनी वस्तुएं
कीमत में सस्ती होती है और तथा इनका रख रखाव भी आसान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये जो है मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है मेलामाइन जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, चैप्टर नंबर 4 आ गया, पदार्थ, धातु तथा और अधातु। तो हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि जो है कौन कौन से धातु और अधातु होते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो आप सभी को पता है मरकरी, और इसमें सबसे मतलब ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है कमरे के सामान्य ताप पर, इसी को पारा भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है Hg। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मरकरी, पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। ये हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट कार्बोनेट, इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ए और बी का मिश्रण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? वायु में खुला छोड़ देने पर, तो वो है आपका फास्फोरस। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन तीनों अधातुएं हैं, याद रखिएगा। लेकिन समानता अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि ये जो है वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। ये वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो इसे जल में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन। ठीक है, और सोडियम एक धातु है जो बहुत जो अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है, इसलिए यह इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित कर रखी जाती है। आपको याद रखिएगा, फास्फोरस को जल में और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की जो ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने लगते हैं, परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कुछ कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको चैप्टर नंबर 5 पे कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, और आज की क्लास जो है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, और जिसके बाद जो है आज की क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेशित या ड्रिल किया गया था? ये आपका जो है विश्व का अगर बात करेंगे तो ये आपका पेनिसिल्वेनिया, याद रखिए, पेनिसिल्वेनिया में जो विश्व का पहला तेल का कुआं खोजा गया था। ठीक है, ये बनाया गया था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पेनिसिल्वेनिया। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल या प्रवेशित किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। असम के डिगबोई या माकुम नामक जो स्थान है वहां पर फिर भारत में पता लगाया गया था। नेक्स्ट, भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, याद रखेंगे। माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं? तो माथ और जो अन्य कीट हैं इनको भगाने के लिए कोलतार की गोलियां प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, नेपथलीन की गोलियां जो है कोलतार से प्राप्त की जाती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेपथलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं, तो कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त होते हैं, ये इसी के उत्पाद होते हैं।
प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी जो है ईंधन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम का जो परिष्करण करते हैं तो इससे जो है डीजल भी प्राप्त होता है, पैराफिन, मोम और मिट्टी का तेल, स्नेहक सभी प्राप्त होते हैं। उपयुक्त सभी से ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमने जो है आज की क्लास में 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो है 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिए। और आप सभी हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको जो वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्लास से रिलेटेड। और जितनी भी अभी तक हमारे द्वारा क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उन सभी का लिंक भी वहां पे मिल जाएगा। एसएसटी का प्लेलिस्ट भी हमने वहां पे शेयर किया था, जिससे कि आप लोग जिनका भी एसएसटी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, और कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और जिन भी साथियों को मेरे प्राइमरी जूनियर का जो अगर टेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया किसी कारणवश, तो वो उसकी क्लास भी हम लोग जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अपने दोस्त जो भी आपके यार दोस्त हों उनको भी शेयर कर दीजिएगा। 1 अप्रैल से जो है उसकी क्लास स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्वस्थ रखें, ताकि तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, मौसम बहुत बेकार है, आप देख ही रहे हैं इस टाइम पे मौसम बहुत सही नहीं चल रहा है, इसलिए भी आपको जो है बच के रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।